हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस होते हैं। इनकी एक वर्चुअल समिट इंडिया ने होस्ट की है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग शंघाई पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पैक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर अलायंस बनाते हैं, इकोनॉमिक लेवल पर अलायंस बनाते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी लेवल पर भी अलायंस बनाते हैं। इसको बनाया गया था 15 जून 2001 में, मतलब 2001 में है। पोस्ट मिलेनियम ये बना हुआ है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, हमें याद नहीं होती एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिंपली इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बॉडी है, 1950s 60s में बनी होगी। ये तो बिल्कुल नई बॉडी है, ये पोस्ट मिलेनियम बॉडी है, कोई 2000 में बनी है, कोई 2001, कोई 2011। तो इस तरीके से एक रफ आइडिया लगता है। और बिलीव मी, यूपीएससी कभी भी बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं देता है। हमेशा 1950 की बॉडी को 2011 कर देगा। मतलब इतना बड़ा गैप देता है कि आपको एग्जैक्टली ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये नई बॉडी है या पुरानी बॉडी है, दैट्स इट। मेंबर नेशन की बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो टोटल 8 हैं। 8 मेंबर स्टेट्स हैं। आप यहाँ पर मैप में देखिए, इसमें है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, अजबेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान हाल में ही ऐड हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में 2017 में अस्ताना कजाकिस्तान में एक मीटिंग कन्वे की गई थी एससीओ की। उसी में इंडिया और पाकिस्तान को ये शामिल किया गया। उससे पहले अजबेकिस्तान, मतलब शुरुआत में क्या था ना, एससीओ के यही 5 मेंबर्स थे। अजबेकिस्तान को यहाँ पर बाद में ऐड किया गया और फिर अभी हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया और कुछ डायलॉग पार्टनर्स और कुछ गेस्ट अटेंडेंसेस भी होते हैं। फिलहाल आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे कंट्रीज़ हैं सारे, ये तो हैं, बट इसमें से एक नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी इन 5 में से ये 4 कंट्रीज़ तो हैं, ठीक है। साथ में चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है। और अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये लोग को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है। बात करते हैं एससीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। देखो क्या होता है कि ये जो यूरेशिया वाला रीजन है, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम एससीओ करेगी। साथ ही साथ इनके जॉइंट फोर्सेस वगैरह होते हैं जो कि इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये पूरा का पूरा एक जोग्राफिकल रीजन है, तो इसीलिए कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन भी इनका होता है। और चूंकि इनका एक फैक्टर इकोनॉमिक भी है, तो इसीलिए इन सभी रीजन में ट्रेड को इन्हांस करने की भी बात ये लोग करते हैं। अगला आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एसबीआई ने अक्टूबर 19 से 28 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू और इनकैश करने के लिए ऑथराइजेशन दे दिया है। फिलहाल मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है कि ये क्या होते हैं, समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार के प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। प्रॉमिसरी नोट मतलब कोई प्रॉमिस करता है इसमें, मतलब कि एक कागज का टुकड़ा जिसमें एक बात लिखी हो कि भाई मैं हूँ पार्टी ए और मैं पार्टी बी को इस डेट पे इतने पैसे देने का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है जो कि कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, वो इसको एसबीआई के, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड ब्रांचेस से खरीद सकती है। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई भी सिटीजन या कारपोरेट अगर ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता है, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ फंड देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, कुछ पैसे अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये सिमिलर हैं बैंक नोट्स के, जिसमें हम लोग ये लिख के देते हैं कि जो भी बियरर है इस बॉन्ड का, उसके पास पूरा हक है कि जितना पैसा इसके अंदर लिखा हुआ है उतना पैसा वो इनकैश कर सकता है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि आरपीए 1951, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत जो एक सेक्शन है 29A का, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट इलेक्शन हुआ हो, उस
जनरल इलेक्शन की बात कर लो या असेंबली इलेक्शन की बात कर लो, उसमें उन्होंने पूरे वोट्स जितने भी पोल किए गए होंगे, जितने लोगों ने वोट दिया होगा, उसका 1% वोट उनको मिला हो। ठीक है, तो ऐसे पार्टी जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हैं। जो भी पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वेरीफाइड अकाउंट देता है कि भैया ये तुम्हारा अकाउंट है, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे वो सब इसी नाम पर आएंगे और तुम अपना पैसा निकाल सकते हो इससे। एडवांटेज क्या है? बोला तो यूँ गया था कि देखो, यहाँ पर हम लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे कि कौन इसको पैसे देने की इच्छा रखता है, अपनी इच्छा से कौन पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहा है। क्योंकि ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चल जाता था कि भाई इन्होंने हमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो अब हमारा हक बनता है कि इस कंपनी को हम थोड़े बेनिफिट पहुंचाएं जब हम पॉलिटिकल पार्टी या फिर हम इलेक्शन जीत जाएं तब। अब इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए, ब्लैक मनी को हटाने के लिए एक फॉर्मल चैनल बनाया गया जिसमें हम लोग बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बैंक में कोई भी चीज़ आती है तो लोग बताएंगे ना कि भाई हमने इतने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, तो उनके यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बन गई। बट इसका कुछ और दुरुपयोग होने लगा। ठीक है, मतलब इसमें डोनर का नाम ना देना, जो कि शुरुआत में ये बताया जा रहा था कि एक पॉजिटिव हिस्सा है इसका, बट असल में बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्न जताते हैं। सिविल राइट सोसाइटी है, उनका कहना है कि भाई ये जो एनोनिमिटी हम लोग बना रहे हैं डोनर के रेस्पेक्ट में, वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के स्पिरिट को डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी शेल कंपनीज बन जाती हैं। ये शेल कंपनीज कौन है? ये मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ABC, इस पॉलिटिकल पार्टी के पास खूब पैसे हैं या फिर किसी ऐसे इलीगल सोर्स से ये पैसे कमाना चाहती है। ये क्या करेगी? एक ऐसी शेल कंपनी बनाएगी जो कि फर्जी है। अब इस फर्जी कंपनी ने वापस से इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, क्योंकि इसका काम नाम तो आएगा नहीं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी अब आज़ाद है इसको अच्छे से यूटिलाइज करने में। तो ये जो ब्लैक मनी यहाँ सा था उसको वाइट में कन्वर्ट करने का एक जरिया बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में किसी को पता ही नहीं होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना फंड किया है। ठीक है, कितना फंड किया है चलो ये तो पता है, लेकिन किसने किया है, किसके थ्रू इनको इतने सारे फंड मिले, ये सब पता ही नहीं होता है। इसीलिए ये जो एनोनिमिटी है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ब्लैक मनी की तरफ या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक जरिया दिखाती है। इसको बंद करना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 75th एनिवर्सरी को मार्क करते हुए 75 रुपीज़ का ये कॉइन निकाला है। और उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ग्लोबल लेवल पर जो ये फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस है, मतलब या फिर फूड को लेके जो क्राइसिस है उसको फूड सिक्योरिटी की तरफ ले जाने में काफ़ी मदद की है। FAO की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो कि हंगर को ख़त्म करना चाहता है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना चाहता है और फूड सिक्योरिटी लेके आना चाहता है। इसको 1945 में बना दिया गया था। याद रखना, अब वही चीज़ है कि अब यहाँ पर हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। इसका बेसिक मैंडेट यही है कि हम लोग वही न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके। और इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि जो भी ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी ग्रोथ आ रहा है वो भी उसमें भी इजाफा होगा। साथ ही साथ टोटल अभी फिलहाल में 197 मेंबर कंट्रीज़ हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यहाँ पर एक FAO काउंसिल बनता है। ये एक प्रकार की गवर्निंग बॉडी है, मतलब कि एक एग्जीक्यूटिव आर्म है जो कि बेसिकली काम करती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। इस FAO काउंसिल को, जिसको हम लोग पहले एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ FAO बुलाते थे, ये 1947 में बना। ठीक है, मतलब इसके बनने के 2 साल बाद। बेसिकली जो भी इसका गठन था, इसमें वर्ल्ड फूड प्रपोजल है उसके रिकमेंडेशंस का ध्यान दिया गया। साथ ही साथ ये जो FAO काउंसिल है उसने यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 2020 और 2021 के लिए इंडिया की मेंबरशिप को भी अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, इसके बारे में समझते हैं। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशन का फूड असिस्टेंट ब्रांच है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन फोकस, मेन उद्देश्य क्या है? फूड सिक्योरिटी या फिर हंगर को एलिमिनेट करना। ये स्कूल मील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि
हमारे यहाँ पर मिड डे मील चलता है, इसी तरीके से वो पूरे ग्लोबल लेवल पर काम करता है। इसको 1961 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर इसका भी रोम में ही है और इसके लगभग अलग अलग 80 कंट्रीज़ में ऑफिसेस स्टैब्लिश्ड हैं। अगला आर्टिकल हमारा चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने ऐसे कार्गो जो कि चाबहार से इंडिया तक आते थे, मतलब कि यहाँ पर गुजरात में कांडला आते थे या फिर महाराष्ट्र में मुंबई तक आते थे, इनके आवाजाही पर कंसेशनल रेट को एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट की हम बात करते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में लोकेटेड है, आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर वाला ईरान है यहाँ पर लोकेटेड है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये रहा ओमान, इस गल्फ के पास में है ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला हिस्सा उसके पास में है, मतलब प्रॉक्सिमिटी में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये है हमारा ग्वाडर पोर्ट, जो कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब चूंकि इंडिया अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था, तो यहाँ से तो आ नहीं सकता, ये भी इंडिया का कनेक्शन है, बट चूंकि ये पीओके का हिस्सा है इसीलिए इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान में नहीं प्रवेश कर सकता। इसके लिए उसको कोई एक दूसरा रूट चाहिए था, तो उसने चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान में एंटर करने की बात की। यहाँ पर चाबहार पोर्ट से बाई रोड जारंस तक जाते हैं और जारंस से आगे दलाराम तक, उसके बाद एक गारलैंड बना दिया गया है। गारलैंड मतलब जैसे हार होता है जो कि पूरे अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इससे इंडिया का मकसद ये था कि हम लोग पूरे अफगानिस्तान में एटलीस्ट थोड़ा सा अपना कनेक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। अगला आर्टिकल मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मेडिटेरेनियन सी के अंदर में टर्की ने नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था, और यूरोपियन यूनियन का जो भी रिस्पॉन्स रहा है उसको ग्रीस और सिप्रस ने बोला है कि भाई आप थोड़ा और टफ रहो इस चीज़ को लेके। यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेडिटेरेनियन सी को थोड़ा ध्यान से देखना। मेडिटेरेनियन सी यूजुअली अटलांटिक ओशियन के साथ कनेक्ट होता है। इसके ऊपरी हिस्से की बात करें, मतलब कि इस मैप में आप देखना, इसके ऊपरी हिस्से में साउथ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और निचले हिस्से पर नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स हैं। यहाँ पर इसके ईस्टर्न साइड की बात करें तो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लेवांट। ईस्ट में इसके लेवांट है। लेवांट क्या होता है? लेवांट एक ऐसा हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल टर्म है जिसमें कुछ ये जो येलो कलर का आप रीजन देख रहे हैं ये आते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में ये सारे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, सिप्रस कहाँ पर है? ये रहा सिप्रस। और ग्रीस कहाँ है? ये रहा ग्रीस। कुछ और चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट है। लिबिया के ऊपर आता है गल्फ ऑफ सिड्रा, सिड्रा SIDRA, गल्फ ऑफ सिड्रा। यहाँ पर आयोनियन सी है, यहाँ पर टायरेनियन सी है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी बातें याद रखने की है, जैसे कि ये है सी ऑफ मरमरा, ये छोटा सा सी जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है? ये वाला, ठीक है। चलिए, ये तो आपका होमवर्क हो गया, और साथ ही साथ एक और होमवर्क मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन UPSC 2014 का है। इसमें सिंपल सा ये पूछा गया था, टर्की लोकेटेड किन किन के बीच में है? तो आप इसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा MSP एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि देखो, फूड सिक्योरिटी हमेशा MSP और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बात करते हैं MSP की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मार्केट में इंटरवीन करती है, और उस समय इंटरवीन करती है, वैसे इंटरवीन तो हमेशा ही करती है, लेकिन उस समय इसका फ़ायदा ज़्यादा दिखता है जब मानो किसी क्रॉप्स का बम्पर प्रोडक्शन हुआ हो, खूब सारा प्रोडक्शन हुआ हो, जिसके चलते उस क्रॉप का दाम काफ़ी गिर जाए, तो किसानों को नुकसान हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए या फिर इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए गवर्नमेंट इस क्रॉप सीजन से पहले ही एक फिक्स्ड गारंटीड प्राइस बताती है कि भाई इस बार जो जो ये क्रॉप पैदा कर रहा है, इसके लिए हम लोग ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। अगर कोई नहीं खरीदेगा ना, तो इस दाम में हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो इससे किसानों को भरोसा रहता है, वो आराम से अपनी फसलें उगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देख सकते हैं। बम्पर प्रोडक्शन होता भी है तब भी एक MSP के रेट पर तो डेफिनेटली उनको ये पैदावार बिक ही जाएगी। तो एक प्रकार का एश्योरेंस है, ठीक है। जो भी फार्मर होते हैं उनको एक एश्योरिटी दी जाती है कि भाई आप लोग आराम से अपना काम करिए, आपको कम दाम नहीं मिलेगा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों का जो डिस्ट्रेस होता है, मतलब कि प्रॉब्लम है कि भाई पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा,
सही दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सब बहुत आसानी से डील हो सकता है। फिलहाल के इस समय में गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये जो प्राइस है ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए बनाया है, और शुगर केन के साथ साथ ये FRP चलता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये जो 22 क्रॉप्स हैं इसमें से 14 क्रॉप्स खरीफ सीजन के हैं, 6 राबी सीजन के हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसके साथ ही साथ ये जो MSPs है तोरिया पर और कोकोनट पर, ये इस हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि हम लोग मस्टर्ड मतलब कि सरसों या फिर कोपरा के ऊपर हम लोग कितना MSP लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो MSP गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है इसको CACP रिकमेंड करता है, मतलब कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये पूरा अपना ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन देगा कि हाँ इस क्रॉप का इतना प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने की बात करता है। अब इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारे सामने इस तरीके से समझ में आता है कि जो भी किसान बंधु हैं उनको MSP इंश्योर करना है। अब MSP इंश्योर करने के लिए बम्पर प्रोडक्शन हो गया, और अगर उस बम्पर प्रोडक्शन को हम लोग मार्केट में पूरा का पूरा भेज देंगे तब भी कमोडिटी का दाम काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए इनको थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाने के लिए और वीकर सेक्शन को थोड़ा सा और अच्छा दाम देने के लिए ये लोग प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने का मतलब ये है कि ये लोग खुद ही रख लेते हैं उन दामों को, जिससे कि कार्टेलाइजेशन रुक सके। बहुत लोग एक गुट बना के इकट्ठा करते हैं, उन सबको भी हम रोक सकें। साथ ही साथ जो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी है कंट्री में उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात को आगे बढ़ा सकें। नोडल एजेंसी इन सब चीज़ों की FCI होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जिसको शुरुआती दिनों में जब 1965 में स्टैब्लिश हुआ था तो इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जिसको 1985 में चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में अटैच्ड ऑफिस है। एक क्वेश्चन और आया है इस बार 2020 में MSP से ही रिलेटेड। ये MSP से रिलेटेड क्यों है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछा गया था कि भाई ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, इनमें से कौन सी चीज़ें सही हैं। इसमें बोला गया है कि सभी फूड क्रॉप्स पर हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करेंगे। यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये 22, 23, 24 हमेशा वेरिएशन में रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। सभी क्रॉप्स नहीं हो सकते। पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। पहला स्टेटमेंट आप क्रॉस कर दो, आंसर आ गया, बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना। इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट आपको आंसर करना हो। अगला आर्टिकल हमारा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिल्की वे के अंदर जो डिक्लाइनिंग स्टार फॉर्मेशन है उसके ऊपर कुछ नए रिसर्च सामने आए हैं। ये जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये प्रकार का ऐसा ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए लगभग ऐसे 30 बड़े पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स का एक एरे है। लाइन से इनको अरेंज किया गया है। इन सभी एक एक रेडियो टेलीस्कोप का ये जो डायमीटर है ना ये 45 मीटर का है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़े टेलीस्कोप्स हैं ये, रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। इनको नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA ऑपरेट करता है, और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का एक पार्ट है। ये इसका लोकेशन पुणे के आसपास आप लोग देख सकते हैं। इसको 1984 से 1996 के बीच में लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नेतृत्व में इसको बनाया गया था, कंसीव किया गया था। अगला आर्टिकल हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है। इस बार भी इंडिया ने इस इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूजुअली कंट्रीज को 100 पॉइंट स्केल पर मेजर करता है। इसमें 2 मार्क होते हैं, 0 से 100 तक। जो भी 0 आता है इसका मतलब खराब नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हंगर नहीं है। 0 मतलब एब्सोल्यूट नो हंगर, ठीक है, बेस्ट। और 100 का मतलब है कि सभी भूखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया गया कि भाई अगर 10 तक मतलब 0 से 10 तक का अगर स्कोर है तो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर लो हंगर रिफ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ अगर ये 20 से लेके 35 के अप्रॉक्सीमेट है तो वहाँ पर सीरियस हंगर देखा जा सकता है। ये और ज़्यादा हुआ तो अलार्मिंग स्टेट पे पहुँच जाएगा, और ज़्यादा हुआ तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेट पे पहुँच गया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बनाए हैं जिसके बेसिस पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स फाइंड किया जाता है। बेसिकली इनके 3 डायमेंशन हैं। 3 डायमेंशन क्या क्या हैं? सबसे पहला है इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, मतलब कि कैलोरी कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं।
बच्चे के अंदर अंडर न्यूट्रिशन कितना है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है। और इन सभी चीज़ों को, इन सभी डायमेंशंस को पढ़ने के लिए उन्होंने 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स बनाए हैं, जिसमें से पहला अंडर नॉरिशमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पॉपुलेशन है, क्या वो सही मात्रा में कैलोरिक इनटेक नहीं ले रहा है, क्या वो अंडर नॉरिश्ड है। दूसरा आता है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब कि जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्या उनके अंदर वेस्टिंग देखने को मिल रही है। वेस्टिंग का मतलब ये होता है, जो आपका वेस्ट कमर जो होता है ना, वो बहुत पतला हो गया, मतलब कि आपका जो वजन है वो, आप पतले दुबले हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका वजन बहुत कम होगा। तो आपकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग। ठीक, तो क्या ये वेस्टिंग कहीं एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तीसरा इनका इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग का। इसमें भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे स्टंटेड तो नहीं है, ये देखा जाता है। स्टंटेड का मतलब ये होता है, स्टंट मतलब होता है छोटा, तो उनकी एज तो बढ़ती जा रही है लेकिन क्या उनकी हाइट भी उस हिसाब से बढ़ रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो क्या कहीं ये क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चौथा जो इनका इंडिकेटर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी का, मतलब कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 94th रैंक है और इस बार इंडिया ने 27.2 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा फटाफट से अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। नहीं, देखो ये कन्फ्यूजन मत रखना, शंघाई संघाई नहीं हो सकता हमेशा, ये बीजिंग में है, एक्चुअल में बीजिंग चाइना में है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो भी सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951 में रजिस्टर्ड होगा उसको इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव हो सकता है। नहीं, एक और कंडीशन था इसके साथ साथ कि एक मिनिमम लेवल का वोट चाहिए, मतलब 1% का उनको रीसेंट इलेक्शन में वोट चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो बिल्कुल है, ट्रू स्टेटमेंट है। जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, एक प्रकार का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, अरे लिखा है रेडियो टेलीस्कोप है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इनको एनुअली UNDP रिव्यू करती है और रिलीज़ करती है। देखो ऐसा नहीं है, अजीबोगरीब नाम था कुछ इनका, ये रहा वेल्ट हंगर हेल्थ, पता नहीं क्या लिखा है, मतलब कुछ अजीबोगरीब है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बस कोई भी फेमस नाम अगर आता है UNDP UNEP, ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जिसको ये नहीं पता है कि 14 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और एक कंप्लीट पैकेज आपके UPSC प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC के नाम से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं video.onlyis.in पे। तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें, सैम्पल लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो देख लें। इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और आपके मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा पोर्शन, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें इन कोर्सेज में इंक्लूड है। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।